कहानी की शुरुआत में हम एक भयंकर युद्ध को देखते हैं जो अब अपने अंत पर पहुंच चुका है। युद्ध के मैदान में लाशें बिखरी हुई है और माहौल में एक सन्नाटा सा छाया है, जहां एक विशाल सा राक्षस जैसा मॉन्स्टर जमीन पर घूम रहा है। उसका सामना एक वॉरियर के ग्रुप से होता है। इस मॉन्स्टर की एक अनोखी क्षमता है कि वो अपने होठों को बिना हिलाए बात कर सकता है। वो इंसानों की तरफ देखता है और एक ठंडी मुस्कान लेते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि शैडो वर्ल्ड्स इंसानियत के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत है। ये अंधकार को लेकर आती है जो धीरे धीरे दुनिया को लपेट रही है। इस धुंध के अंदर क्या होता है इसका किसी को कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, जो भी जिंदा इंसान इस प्रभावित जमीन पर कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। शैडो वर्ल्ड को हराने का एक ही तरीका है, उन्हें जीतना और इस मुसीबत का अंत करना। एक हीरो जो कि अपनी सारी हिम्मत और विश्वास को इकट्ठा कर चुका है। बोरोमिर नाम के एक शक्तिशाली ड्रैगन के सामने वो खड़ा होता है। वो सारे मरे हुए वॉरियर के बीच में खड़ा था। उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। वो बोरोमिर से कहता है कि अब फैसले का वक्त आ गया है। मैं ही वो इंसान हूं जो तुम्हें हराकर इस शापित नरक का अंत करूंगा। बोरोमिर गुस्से से भड़क उठता और उसकी आंखों में आग चमकने लगती है। तभी एक वॉरियर जो हमेशा साफ और सीधी बात करता है वो जोर से चिल्लाता है। उसका इशारा बोरोमिर के आग उगलने वाले फायर ब्रीथ की तरफ था, लेकिन हमारे जायंट शील्ड वाले दोस्त ने इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही आग का गोला उसकी तरफ आता है सबको लगता है कि शील्ड वाला वॉरियर अब उसे रोकेगा, लेकिन उसके पहले ही वो गोला गायब हो जाता है। पता चलता है कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डेजियर एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया था। ये देखकर शील्ड वाले दोस्त का एक और चांस खत्म हो जाता है बोरोमिर को हराने का। यहाँ पर बोरोमिर जो कि अपनी हार मानने वाला नहीं था, वो एक और भी ज्यादा ताकतवर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन डेजियर अपने ध्यान और मैजिक का इस्तेमाल करके इस बार भी उसका वार को आराम से रोक लेता है। फिर वो जोर से अपना नाम चिल्लाता है और कहता है कि मेरा मैजिकल पैटर्न एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। डेजियर ने बोरोमिर के सारे ड्रैकोनियन स्पेल को सील कर दिया था। अब यहाँ इंसानों के अटैक का समय था। सारे वॉरियर्स बोरोमिर पर हमला करते हैं और मेज अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रैगन को डैमेज पहुंचाता है। बोरोमिर को इस बात का गुस्सा भी था और दुख भी था कि ये छोटे और ढीठ इंसान उसके रास्ते में आने की हिम्मत कर रहे हैं। वो अपनी पूंछ से एक भारी वार करता है, लेकिन शील्ड वाला बंदा इस बार अपना मूवमेंट पकड़ लेता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। युद्ध का माहौल और भी भयंकर हो जाता है। यहाँ पर मेज जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, वो अपनी पूरी मैजिक का उपयोग करके एक फीमेल वॉरियर को पावर अप करता है और यहाँ पर डेजियर अपने साथी को चीयर करता है तो वो वॉरियर अपना मैसिव फाइनल ब्लो मारकर बोरोमिर को गहरा घाव देती है। बोरोमिर दर्द से चिल्लाता और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अंतिम कहानी ऐसे लिखी जा रही है। अब ये युद्ध समाप्त होता है। सभी वॉरियर जीत का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर कैप्टन एविया बोलते हैं कि उसके सादगी में ही सब कुछ छुपा है। यहाँ पर डेजियर भी खुशी और राहत महसूस करता है कि अब वो इस शापित नर्क से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन जब सभी पार्टी कर रहे थे तो एक बंदा इस चिंता में था, अब तक हायर अप्स में कोई मैसेज क्यों नहीं आया। सबके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छा जाती है कि क्या उन्होंने गलती से गलत टारगेट को मार दिया है। तभी उनमें से एक कहता है कि नहीं, बोरोमिर ही सही टारगेट था, लेकिन बाकी लोग उसकी इस बातों को तोड़ते हुए पॉइंट आउट करते हैं कि अब तक उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दिया जाना चाहिए था। डेजियर उन्हें शांत करता और कहता है कि थोड़ा और वक्त दो, सब कुछ अब खत्म हो चुका है, सबकी स्पिरिट्स हाई है, युद्ध में जीत का असर भी दिख रहा है। लेकिन तभी मेज इस खुशी का माहौल खराब कर देता है। वो बताता है कि जो 155 मिलियन लोग बोरोमिर से लड़ने आए थे उनमें से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं। वहां का माहौल एक पल में एकदम सीरियस हो जाता है। डेजियर अंदर ही अंदर सोचता है कि इस दुनिया ने उससे कितना कुछ छीना है। उसके वो साथी जिनके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी और वो दोस्त जो कभी वापस नहीं आ सकते, उसका दिल भारी हो जाता है। तभी उनमें से एक माहौल को हल्की और खुशी भरी बातों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वो बोरोमिर की हार का जिक्र करता और टॉपिक को बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पर मेज उसकी बात को टोकते हुए कहता है कि हम असलियत से मुंह नहीं फेर सकते। मेज ये भी बताता है कि 99% मेज इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर हिप्पी अपने यूजुअल स्टाइल में सुझाव देता है कि सबसे पहले उन्हें मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। डेजियर सभी को शांत करता है। वो उस शील्ड वाले लड़के की तारीफ करता है, खासकर उसकी ब्लॉकिंग स्किल्स की, जो इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हुई थी। लेकिन शील्ड वाला लड़का अपनी हम्बलनेस दिखाता और सारा क्रेडिट डेजियर को देता है। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो डेजियर के दिल को छू जाती है। मेज जो कि अब तक शांत था, हैरान होकर कहता है कि डेजियर, तुमने कैसे बोरोमिर के स्पेल्स को एनालाइज और सील किया? मैं खुद भी ऐसी शक्ति नहीं रखता, और तुमने ये एक स्पेल सर्कल के साथ कैसे अचीव किया?
मेज पॉइंट आउट करता है कि डेजियर के पास इतनी शक्ति होने के बावजूद अब तक वो बिल्कुल अनजान क्यों है। वो डायरेक्टली डेजियर से पूछता है कि तुम जैसे शक्तिशाली मैजिशियन का नाम लोगों ने कभी सुना क्यों नहीं। डेजियर यहाँ पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ समझाता है, ये इसीलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ, किसी बड़े मैजिकल लीनिएज का हिस्सा नहीं हूँ। मेज इस बात को सुनकर थोड़ा अफसोस करता और सोचता है कि अगर डेजियर मैजिक टावर में होता तो मैं उसे एक लेजेंड बना देता। फिर सब अपने घर वापस जाने के प्लान्स के बारे में बात करने लगते हैं। डोनोवन कहता है कि वो अपने मरे हुए दोस्तों के घर जाकर उनके सामानों को वापस करेगा क्योंकि उसके लिए ऑनरेबल डेथ्स काफी मायने रखती है। यहाँ पर प्रिसिला, जो कि ग्रुप का सबसे आइडियलिस्टिक और शुद्ध व्यक्ति था, वो सिर्फ किंगडम वापस जाकर विक्टिम्स की फैमिलीज का ध्यान रखना चाहता है और एक मेमोरियल बनाना चाहता है जो उनकी कुर्बानियों की याद दिलाए। मेज अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि वो एक ऐसा तरीका ढूंढे जो शैडो वर्ल्ड के दोबारा होने से रोके, क्योंकि अगर एक और शैडो वर्ल्ड आया तो वो इंसानियत का अंत होगा। उसकी आंखों में एक गहराई और संकल्प दिखाई देती है। जो वॉरियर ने लड़ाई खत्म की थी वो अपने शब्दों के साथ एकदम चुप था। वो रूडी के सवालों को सीधा इग्नोर कर देता है, जैसे उसके लिए ये डिस्कशन काफी पर्सनल हो। बाकी लोग डेजियर के बारे में चिंतित थे और सोचते हैं कि क्या वो हेवन एकेडमी वापस जाएगा या नहीं। डेजियर खुद एक लड़की के बारे में सोचता है जो उसका पुराना साथी थी, लेकिन भविष्य की एक बैटल में उसकी मौत लिखी है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी शांति दिखाई देती है। डेजियर कहता है कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, फिलहाल तो मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी एक अजीब सी एनर्जी सभी को महसूस होती है, जैसे माहौल एकदम से बदल गया हो। वो सब घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। सभी ये रियलाइज करते हैं कि ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर मेज हैरान था और वो जोर से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमें पूरा यकीन था कि हमने बोरोमिर को मार दिया था। मेज जल्दी से एक बात रियलाइज करता और पैनिक में सबको बताता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ड्रैगन्स के हार्ट सिर्फ खून पंप नहीं करते बल्कि बड़े अमाउंट में माना को स्टोर और सर्कुलेट करते हैं। जब एक ड्रैगन मरता है तो उसका खून रुक जाता है और स्टोर्ड माना जो कहीं और नहीं जा सकता एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है। तो यहाँ पर शील्ड हीरो आगे बढ़ता और गुस्से से मेज को कहता है कि काश ये बात पहले बता दी होती, अब ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेज डिफेंड करते हुए कहता है कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंसानों ने किसी ड्रैगन को हराया है। मुझे कैसे पता होता कि ये असल में होगा, लेकिन सभी समझ रहे हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं। तभी आसमान में एक रोशनी का तूफान सा फैल जाता है जो बोरोमिर के शरीर से रेडिएट हो रहा था। डेजियर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस ताकतवर एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्पेल फेल हो जाता है। मेज घबरा कर कहता है कि इसका अब कोई फायदा नहीं, ये पूरी मैजिक पावर की बॉल है और परफेक्ट कंडीशन के बावजूद हम इसे रोक नहीं सकते। सब लोग अपने अंत के लिए तैयार होने लगते हैं। डेजियर सोचता है क्या यह सच में अंत है। उसका पूरा जीवन युद्ध के शुरुआत से लेकर अब तक उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा था। दोस्तों की यादें, मारा गया बोरोमिर और अब ये आखिरी पल, सब एक सपने जैसा लग रहा होता है। और फिर एक अनजान ऊर्जा डेजियर के आसपास मंडराने लगती है। वो आंखें खोलता और खुद को एक अलग जगह पर पाता है, एक शांत और बिल्कुल अलग दुनिया में। वो सामान्य कपड़े पहने होता है और आसपास का माहौल समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर से तालियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो एक औरत जो कि नए स्टूडेंट का स्वागत कर रही थी। ये देखकर डेजियर शॉक में था। वो औरत प्रोफेसर ब्रिजिट है, जो हेवन एकेडमी की फैकल्टी का एक प्रमुख सदस्य होती है। प्रोफेसर ब्रिजिट कहती है कि आप सबका हेवन एकेडमी में स्वागत है, लेकिन याद रहे ये एकेडमी सभी को एनरोल करने के लिए नहीं बनी, सिर्फ टॉप 600 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। डेजियर यहाँ पर कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेसर ब्रिजिट बोलती है उसे लगता है कि ये सब पहले हो चुका है, जैसे वो जानता है कि वो क्या कहने वाली है। उसका शौक और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो अनाउंस करती है, आपका टेस्ट एक शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना होगा। स्टूडेंट के चेहरे पर डर और चिंता के आसार दिखाई देते हैं। वो धीरे से बड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि एक शैडो वर्ल्ड का सामना करना उनके लिए जानलेवा हो सकता था। लेकिन प्रोफेसर ब्रिजिट उन्हें कहती है कि डरने की जरूरत नहीं। वो जैसे ही अनाउंस करती है कि शैडो वर्ल्ड एक आर्टिफिशियल जगह है जो सिर्फ टेस्ट के मकसद से बनाई गई है। डेजियर कुछ समझने लगता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी कुछ वहां पर हो रहा है वो सच है। तभी ब्रिजिट घोषणा करती है कि साल 3613 के लिए एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होगा, और ये सुनते ही डेजियर का डर सच में कंफर्म हो जाता है। वो अपने अंदर चल रहे लड़ाई को छुपाते हुए समझता है कि बोरोमिर के खिलाफ जो बैटल हुई थी वो 3616 में शुरू हुई थी और अगले 10 सालों तक हम उसी ड्रैगन से लड़ रहे थे जो सब कुछ खत्म कर गया था। अब यह बात वो सोचते हुए गिर जाता है और एक गहरी उलझन में डूब चुका था। वो सोचता है कि अगर मैं वापस पास्ट में हूँ तो इसका क्या मतलब है। क्या मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, सब कुछ दोबारा सहना पड़ेगा। इस बार वो खुद को पिंच भी नहीं करता क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये कोई सपना नहीं है। उसकी यादें इतनी साफ है कि ये दुनिया
दुनिया बिल्कुल असली लग रही थी। तभी एक गुस्से से भरी लड़की डेजियर के पास आती है। उसका बात करने का टोन और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज डेजियर का ध्यान तुरंत उसकी तरफ खींचती है। वो डेजियर से कहती है कि तुम ही हो ना, मैंने तुम्हें ढूंढने में काफी समय लगाया है। अपने आप को लाडोरिया के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए वो बताती है कि मैं तुम्हारी मेंटर हूँ, तो मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा। डेजियर अपनी यादों में लाडोरिया को तलाश करता है। वो याद करता है कि वो एक जीनियस मेज है जो कि फायर मैजिक में काफी माहिर है और एकेडमी के रैंकिंग में हमेशा पहली पोजीशन पर होती थी। लाडोरिया ये जानकर हैरान रह जाती है कि डेजियर एक आम इंसान है। वो इस बात को हाईलाइट करती है कि चाहे डेजियर टेस्ट पास कर ले, उसका बीटा क्लास में ही रहना तय है। एकेडमी में भेदभाव काफी सख्त था, जहां पर नोबल्स को अल्फा क्लास में रखा जाता है और आम लोगों को बीटा क्लास में, चाहे उनका टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और एक आम इंसान के लिए प्रॉपर एजुकेशन हासिल करना लगभग नामुमकिन था। वो दोनों अंदर जाते हैं और लाडोरिया ये सोचती है कि डेजियर एकेडमी को देखकर इतना सरप्राइज्ड क्यों लग रहा है। डेजियर समझाने की कोशिश करता है कि उसने इस जैसी बिल्डिंग पहले भी देखी है, लेकिन लाडोरिया इस बात को मना करती है और कहती है कि ऐसी एडवांस फैसिलिटी और कहीं पर नहीं है। तभी उन दोनों का सामना अलहाइम से होता है, जो एक वाटर मेज है। डेजियर को याद आता है कि लाडोरिया और अलहाइम के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। वो दोनों मेज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। अलहाइम लाडोरिया की छोटी हाइट का मजाक उड़ाता है, जबकि लाडोरिया उससे बहुत ही एनोइंग कहकर जवाब देती है। लाडोरिया उसे याद दिलाती है कि वो एक फाइट में उसे हरा चुकी है, लेकिन अलहाइम इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि उसने जानबूझकर हार मान ली थी। अलहाइम डेजियर के शांत रहने पर पहले इंप्रेस होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेजियर एक आम इंसान है तो वो उसका भी मजाक उड़ाता है। अलहाइम कहता है कि तू मेरे लिए कभी कंपटीशन नहीं बन सकता और टेस्ट के लिए एक्साइटेड होने की बात करता है। जाने से पहले वो डेजियर को एक सार्कास्टिक एडवाइस देता है, अगर तू लकी होकर टेस्ट पास भी कर ले तो तुझे बीटा क्लास में ही भेजा जाएगा, शायद टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं। तभी स्टूडेंट को टेस्ट शुरू करने के लिए बुलाया जाता है। लाडोरिया पूरी तरह मोटिवेट होती है और डेजियर से डिमांड करती है कि वो टेस्ट को पास करे। टेस्ट के रास्ते में डेजियर और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अपने पास्ट में ही है। यही बात सोचकर वो आसपास देखकर तसल्ली करता है कि एक खास इंसान वहां पर नहीं है, लेकिन तभी एक लड़की उसे आवाज लगाती है और कहती है कि इधर उधर देखना बंद करो, तुम बहुत स्टूपिड लग रहे हो। डेजियर को इससे यकीन नहीं होता जब वो देखता है कि वो लड़की रोमांटिका है, वही लड़की जिसके साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। डेजियर को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वजह ढूंढने का अब कोई मतलब नहीं, उसका बस एक ही मकसद है, वो एक खास हादसे को फिर से होने नहीं देगा। वो कसम लेता है कि दुनिया की हिस्ट्री को वो दोबारा लिखेगा। वो अपनी पुरानी दोस्त रोमांटिका को देखकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन ये वक्त वो वक्त था जब दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। रोमांटिका उसे वियर्डो कहकर पूछती है कि उसका नाम कैसे उसे पता। डेजियर शांति से समझाता है कि उसने बस उसका नाम स्क्रीन पर देखा था और वो दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप का हिस्सा है। रोमांटिका बस गुड लक कहकर चली जाती है, लेकिन डेजियर के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि उसे खोने का दुख उसने कैसे सहा था। यहाँ पर वो अपने इमोशंस को संभालता और अपने आप से वादा करता है कि वो रोमांटिका को दोबारा कभी ऐसे खौफनाक दुख का सामना नहीं करने देगा। अब यहाँ पर टेस्ट शुरू होती है और पहला टेस्ट शैडो वर्ल्ड के बिगिनर लेवल का एक सेफ सिमुलेशन है। स्कूल ने शैडो वर्ल्ड के लिए एक सेफ बनाया है, इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को चोट लगती है तो वो तुरंत इवैक्यूएट कर सकते हैं। डेजियर को हैरानी होती है कि इतनी सेफ्टी के बाद भी स्टूडेंट्स को डैमेज हो सकता है। तभी अलहाइम वहां पर आता है और समझाता है कि मैजिक और पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ अटैक अलाउड है। अपने एटीट्यूड को कंटिन्यू करते हुए अलहाइम डेजियर और रोमांटिका से कहता है कि डेजियर के लिए टेस्ट पास करना लगभग नामुमकिन होगा। इसके बाद अलहाइम फिर अपनी स्टूडेंट अजेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। अजेस्ट एक मैजिक नाइट है जिसे डेजियर बहुत अच्छे से जानता है। वो एक हाई सर्कल मेज है जो विजन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जो आमतौर पर नामुमकिन माना जाता था। उसका तलवार चलाने की स्किल्स भी ज्यादा नाइट से बेहतरीन है। वो डेजियर की सबसे रिलायबल टीममेट बन जाती है। डेजियर उसके स्किल्स और फ्यूचर पोटेंशियल को याद करता है, लेकिन उस वक्त बस उसे अपने मिशन पर फोकस करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर लाडोरिया और अलहाइम एक बार फिर से एक दूसरे से बहस करते हैं, जैसा हमेशा होता है। अलहाइम आखिरी बात कहकर लाडोरिया को गुस्से से भरा हुआ छोड़ देता है। लाडोरिया अपने इमोशंस को संभालते हुए डेजियर से कहती है कि एक मैजिक नाइट के खिलाफ उसका जीतने का चांस बहुत कम है, फिर भी वो उसे समझाती है कि हार कभी नहीं माने और अपना पूरा जोर लगाए। डेजियर और उसका ग्रुप को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और वो सब शैडो वर्ल्ड में एंटर करते हैं। यहाँ पर टेस्ट का टारगेट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें सिर्फ अपने सामने वाले गोल तक पहुंचना है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट को ही टेस्ट पास करने का मौका मिलेगा। इस टेस्ट में मैजिक अटैक्स, इंटरफेरेंस और जीतने के लिए कोई भी मेथड अलाउड है, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को सीरियस डैमेज होता है तो वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डेजियर को इस वक्त अपने टेस्ट पर पूरा फोकस करना चाहिए था, लेकिन अजेस्ट की एक झलक देखते ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था,
क्या एजेस्ट भी उसकी तरह इस दुनिया में अपने पास्ट के साथ वापस आई है? उसका मन उन यादों में उलझ जाता है जो उस फ्यूचर से जुड़ी हुई थी जब दुनिया खत्म हो रही थी, और एजेस्ट भी उस वक्त उसके साथ ही थी। डेजर अपने कंफ्यूजन को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका मिशन भले ही सरल लग रहा हो, लेकिन उसकी भावनाएं और बीत चुकी यादें उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। डेजर की यादें एक बार फिर से उलझा देती है जब एजेस्ट उसका नाम लेने लगती है। एक पल के लिए वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि एजेस्ट सिर्फ टेस्ट शुरू होने से पहले उसका नाम कंफर्म कर रही थी। एजेस्ट यहाँ पर अपने रूथलेस अंदाज में उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बिलो एवरेज कहकर उसका मजाक उड़ाती है। वो बेझिझक बोलती है कि डेजर का कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी तीखी नजरें देखकर वो एक और ताना मारती है और कहती है कि उसे आई प्रॉब्लम है क्योंकि वो उसे घूर रहा है। फिर मजाक कहकर वो उसे तसल्ली भी देती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी कमजोर लोगों पर अटैक नहीं करती। एजेस्ट के इस रूड बिहेवियर से डेजर समझ जाता है कि वो उस एजेस्ट से बिल्कुल अलग है जो भविष्य में उसकी लॉयल टीममेट थी। अब यहाँ पर रेस शुरू होती है और एजेस्ट तो ऐसे भागती है जैसे कुछ चुरा लिया हो। वो सबसे आगे निकल जाती है, बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए। रोमांटिका भी रेस में भागती है, लेकिन एक छोटे फायरबॉल से टकरा जाती है और वो तुरंत रुककर उससे माफी भी मांगती है। डेजर इस मोमेंट को देखकर स्माइल करता और कैजुअली बोलता है कि तुम्हें अभी भी ऐसी चीजें पसंद है। रोमांटिका हैरान थी और सोचती है कि अभी भी इसका क्या मतलब है। उसके माइंड में एक और सवाल आता है कि क्या डेजर अजीब तरीके से उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। रोमांटिका इरिटेट हो जाती है क्योंकि डेजर उससे इस तरह से बात कर रहा है जैसे वो पुराने दोस्त हों। वो सख्त लहजे में उससे कहती है कि रेस पर फोकस करो, लेकिन डेजर अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वो उससे बात करना मिस कर रहा था जो कि वो क्लियरली उसके चेहरे से दिख रही थी। रोमांटिका और गुस्से में आ जाती है, लेकिन उनके बीच की बात तभी खत्म होती है जब डेजर एक रैंडम फायरबॉल से उसे बचा लेता है। फायरबॉल का अटैकर एक जलनखोर और परेशान लड़का था जो अपनी फायर रॉड से डेजर और रोमांटिका पर अटैक करता है, लेकिन रोमांटिका अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपना डिफेंस करती है और लड़के को हरा देती है। लड़का जिसका नाम एक्स था वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है कि वो रेस से बाहर है। डेजर चुपचाप रोमांटिका की स्किल्स और हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज है कि वो उसे बचाने के लिए इतना नेचुरली रिएक्ट क्यों करता है। रोमांटिका एक पल के लिए डेजर की तरफ देखती है, लेकिन तुरंत अपना फोकस रेस पर ले आती है। डेजर के इमोशंस उसके चेहरे पर दिखते हैं, लेकिन वो अपने आप से एक और प्रॉमिस करता है कि इस बार वो सब कुछ ठीक करेगा और अपने सभी प्यारे लोगों को बचा लेगा। रोमांटिका डेजर का शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए, लेकिन तुरंत उसके बेवकूफ लगते चेहरे को देखकर फिर से परेशान हो जाती है। दोनों रेस में काफी पीछे रह रहे होते हैं, इसलिए रोमांटिका डिसाइड करती है कि अब वो अपने असली एबिलिटीज का इस्तेमाल करेगी और वो बिना कोई वक्त बर्बाद किए वो अपना एरो स्वीप स्पेल का यूज करती है जो उन्हें आगे बढ़ने का एक एडवांटेज देता है। कहीं और कुछ हायर अप से एक पॉनीटेल वाले आदमी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। वो खासकर इस बात से इम्प्रेस है कि इस साल एक मैजिक नाइट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। वो उसकी परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी उनका कन्वर्सेशन एक मजाक में बदल जाता है जब कोई पॉइंट आउट करता है कि उसी ग्रुप में एक कमजोर कॉमनर भी है। सब उस लड़के के लिए अफसोस करते हैं, लेकिन एक लड़की जो लगातार ही डेजर को ऑब्जर्व कर रही थी और ऐसा लगता है कि उसके बारे में वो कुछ ज्यादा जानती है। इसी दौरान एक कॉन्फिडेंट लड़का एजेस्ट का पीछा कर रहा होता है। उसका प्लान सिंपल था, एजेस्ट के पीछे रहकर फिनिश लाइन तक पहुंचना, लेकिन जब वो रोमांटिका का पावरफुल विंड स्पेल देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा था, लेकिन एजेस्ट आसानी से उसके बीच से गुजर जाती है जैसे स्पेल का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। ये लड़का जो एजेस्ट को देखते हुए टाइम वेस्ट करता है अपनी गलती की कीमत चुकाता है जब एक जायंट ट्री उसे रेस से बाहर कर देता है। साथ ही एक और कॉम्पिटिटर भी एलिमिनेट हो गया था और अब सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स बचे थे। रोमांटिका मुस्कुराती है क्योंकि इसका मतलब है कि अब सभी बच्चे पार्टिसिपेंट पास करेंगे, लेकिन उसी वक्त वो लड़की जो डेजर को घूर रही थी अपना अगला कदम उठाती है। उसका मकसद क्लियर होता है, वो खून की प्यासी लग रही थी। वो डेजर से सामना करती और डायरेक्टली कहती है हार मान लो। डेजर हैरान होकर पूछता है कि क्यों। फिर वो अपना महानता दिखाते हुए कहती है कि उसने ये सिर्फ डेजर को वार्न करने के लिए बोला था ताकि वो हर्ट ना हो। फिर वो एक लास्ट वार्निंग देती है, ड्रॉप आउट कर लो वरना तेरी खैर नहीं। रोमांटिका साइलेंटली एक्सपेक्ट करती है कि डेजर सरेंडर कर लेगा, लेकिन वो शॉक्ड होती है जब डेजर मना कर देता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि डेजर उसकी पावरफुल मैजिक देखने के बाद भी पीछे नहीं हटेगा। जब डेजर उसकी तरफ बस एक रिलैक्स स्माइल देता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है।
अब उस लड़की का सब्र खत्म हो जाता है और वो गुस्से में प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि तुझे लगेगा जैसे तेरी मौत आने वाली है। फिर वो अपना विंड स्ट्राइक स्पेल अनलीज करती है और कहती है कि बाय प्यारे लड़के। लेकिन उसका शौक तब और बढ़ जाता है जब डेजर उसके अटैक की तारीफ करता है, जिससे वो और भी ज्यादा हैरान होती है जब वो देखती है कि डेजर पर स्पेल का कोई असर ही नहीं हुआ। वो ना सिर्फ रोमांटिका के पावरफुल अटैक को सरवाइव करता है बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के उसे समझाता है कि उसके अटैक में स्पीड को ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल वीक हो गया। डेजर अपने क्लासिक ओवर कॉन्फिडेंट स्टाइल में रोमांटिका को रिकमेंड करता है कि वो अपने अटैक में थोड़ा एडजस्टमेंट करे। यह सुनकर रोमांटिका का गुस्सा और भी फूट पड़ता है। वो अब एक और पावरफुल अटैक तैयार करती है, वेनम विंड, जो वो गारंटी करती है कि वो मिस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर डेजर अपनी ताकतवर स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। वो खुली हवा की दिशा को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से अटैक उससे छूट जाता है। रोमांटिका चौंक जाती है जब वो देखती है कि डेजर एक इनवर्स स्पेल का यूज कर रहा है। ये और भी शॉकिंग है क्योंकि इनवर्स स्पेल यूज करना नॉर्मली हाई लेवल या एडवांस सर्कल मैजिशियन के बस की बात होती है और डेजर टेक्निकली लोएस्ट सर्कल का है और ये इम्पॉसिबल लगता है। रोमांटिका उसे फिर से टेस्ट करने का डिसाइड करती है, लेकिन इस बार डेजर उसका अटैक बिना किसी दिक्कत के गायब कर देता है। अब यहाँ पर रोमांटिका का गुस्सा और कंफ्यूजन बढ़ने लगा था। वो सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि डेजर की स्किल उससे भी ज्यादा हाई है। टेबल्स पूरी तरह से अब टर्न हो चुकी थी और डेजर अपनी डोमिनेंस कॉन्फिडेंटली दिखाते हुए कहता है, अब इसे खत्म करते हैं, मुझे और भी लोगों को हराना है और यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। डेजर के इस कॉन्फिडेंट अप्रोच से रोमांटिका घबरा जाती है, लेकिन अब वो डेस्पेरेट है। वो एक साथ बहुत सारे स्पेल कास्ट करती है, ये होप करके कि डेजर उन सबको इन्वर्स नहीं कर पाएगा। लेकिन डेजर सारे स्पेल को आसानी से रोक देता है। वो सोचता है कि रोमांटिका पावरफुल है लेकिन अभी उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी फ्यूचर में होनी चाहिए। तभी डेजर के दिमाग में एक चिंता आती है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो वही डार्क फ्यूचर रिपीट करेंगे जहां रोमांटिका अपनी किस्मत से मिली थी। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि उसे रोमांटिका को और स्ट्रांग बनाना है और उसके लिए आज का जीतना जरूरी है। यहाँ पर वो अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए डेजर रोमांटिका से कहता है कि इनवर्स स्पेल मेरी एकमात्र स्किल नहीं है। रोमांटिका सरप्राइज होती है जब वो देखती है कि डेजर एक सिंपल फ्रिक्शन इरेज स्पेल कास्ट करता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर डेजर रिवील करता है कि वो एक्चुअली रोमांटिका के अगेंस्ट लड़ नहीं रहा था। वो उसे समझाता है कि यहाँ पर टेस्ट उनके मैजिक स्किल्स का नहीं बल्कि ये देखने का है कि कौन सबसे पहले गोल तक पहुंचता है। डेजर की बात सुनकर सब कुछ क्लियर होने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वहां सीरियस डैमेज भी हो जाए तो भी कंटेस्टेंट्स मरेंगे नहीं। रोमांटिका रियलाइज करती है कि डेजर एक जीनियस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है, लेकिन वो पॉइंट आउट करती है, चाहे मरोगे नहीं लेकिन तुम्हें डैमेज तो लगेगा। डेजर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि डैमेज से मैं डरता नहीं। फिर वो एक फायर स्पेल कास्ट करता है जो उसे रॉकेट की स्पीड से लॉन्च कर देती है। रोमांटिका शॉक हो जाती है, सोचती है कि डेजर शायद पागल है, लेकिन वो मान जाती है कि ये बस एक रिस्क किंग का काम हो सकता है। गोल के करीब जस्ट अपने कंफर्टेबल लीड एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है क्योंकि वो समझ जाती है कि डेजर उसे जल्दी क्रॉस कर लेगा। उसे अब तक ये नहीं पता होता है कि डेजर ने रोमांटिका को कैसे हराया, लेकिन वो डिसाइड करती है कि अब वो डेजर को अपनी पूरी ताकत के साथ हराएगी। वो अपने पावरफुल अटैक को तैयार करती है और डेजर हर एक लिंक स्पेल का एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है जो वो इस्तेमाल कर रही थी। इस एनालिसिस की मदद से वो पूरे अटैक पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, लेकिन अजेस्ट को जल्दी ये रियलाइज होता है कि डेजर उनके स्पेल को इन्वर्स कर रहा है। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि इस फाइट को खत्म करना होगा इससे पहले कि डेजर उन सभी स्पेल को अपने कंट्रोल में ले ले। अजेस्ट उन स्पेल्स का तुरंत इस्तेमाल करके अटैक करता है जो अभी तक इन्वर्स नहीं हुए थे, लेकिन डेजर उन स्पेल का दिशा बदल देता है। अजेस्ट देख पाती है कि डेजर एक पावरफुल ब्लो से बच गया है। वो डिसाइड करती है कि इस बार उसे समय नहीं देगी स्पेल को इन्वर्स करने का। अपने अगले अटैक के लिए वो अपने सारे स्किल को कंबाइन करती है और डेजर एक्सपेक्ट करता है कि वो सही डिसीजन ले रही है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर डेजर एक बीस्ट निकलता है और फाइट के बीच ही वो अटैक की ट्रैजेक्टरी एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर अजेस्ट ये देखकर हैरान हो जाती है कि डेजर उसके अटैक को इस्तेमाल करके खुद को लॉन्च कर रहा है। अजेस्ट यहाँ पर एक और अटैक तैयार करती है, लेकिन डेजर उसे समझाता है कि वो इस फाइट को बस जीतने के लिए नहीं, उसे हराने पर ज्यादा फोकस कर रही है। उस बात को प्रूव करते हुए वो सीधे उसके पास से निकल जाता है। डेजर को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए इस विक्ट्री का कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि यहाँ पर डेजर सिर्फ अपने दोस्तों की तरफ देखता है और सोचता है कि सबको और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और वही एक तरीका है जिससे वो उस हादसे को फिर से होने से रोक पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो काफी पुरानी और बेकार सी रिंग पहना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हराता है और अपने ग्रुप एफ का विनर अनाउंस होता है। उसका नाम डोनेटा है और वो हमारी लड़की की तरफ एक क्रीपी स्माइल के साथ देखता है। स्कूल के इंचार्ज लोग डिस्कस करते हैं कि जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, इस साल भी अल्फा क्लास में कोई कॉमनर नहीं होगा।
ये लोग कॉमनर्स के खिलाफ काफी ज्यादा भेदभाव करते थे और कहते थे कि अल्फा क्लास सिर्फ कुछ ही चुने हुए लोगों के लिए है। उनका मानना है कि कॉमनर्स को खुश होना चाहिए कि उन्हें हेवन एकेडमी में एनरोल होने का मौका मिला। सबसे ऊपर वाला बूढ़ा आदमी, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी सेव नहीं कर पाया, उन्हें साइलेंस करा देता है। फिर वो रिवील करता है कि एक स्टूडेंट को अल्फा क्लास में प्लेस करने की रिकमेंडेशन आई है। ये रिकमेंडेशन प्रोफेसर ब्रिजेट की तरफ से थी, जो कॉन्फिडेंटली डेजियर को रिकमेंड करती है। बाद में स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि उन्हें कौन सी क्लास में प्लेस किया गया है। डेजियर देखता है कि उसका प्लेसमेंट बीटा क्लास में हुआ है, लेकिन उसके लिए इससे ज्यादा चिंता की बात रोमांटिका की रिएक्शन की थी, जो पूरी तरह से हैरान थी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रोमांटिका अपने सराउंडिंग्स को देखकर काफी ज्यादा उदास महसूस कर रही थी। यहाँ पर प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है कि मेजेज को स्किल के सर्कल के बेसिस पर रैंक किए जाते हैं। सबसे लोएस्ट सर्कल 1 होता है और सबसे हाईएस्ट सर्कल 7। अल्फा क्लास में होने के लिए एक स्टूडेंट को कम से कम सर्कल 2 होना जरूरी है। बीटा क्लास के सभी स्टूडेंट सर्कल 1 के हैं और उनके स्किल रियल शैडो वर्ल्ड के लिए काफी नहीं है। रोमांटिका सोचती है कि बीटा क्लास में होना काफी बुरा है, लेकिन उसके लिए बात और खराब तब हो जाती है जब वो देखती है कि डेजियर भी उसी क्लास में है। डेजियर का लगातार मजाक करना और कैजुअल एटीट्यूड उसे और भी इरिटेट करता है। वो कंफ्यूज है कि डेजियर, जो मैजिक नाइट को हरा चुका है, बीटा क्लास में क्यों है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब डेजियर सिर्फ मुस्कुरा कर रिस्पॉन्स देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रिजेट बाकी प्रोफेसर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डेजियर को अल्फा क्लास में प्लेस किया जाए, लेकिन बाकी प्रोफेसर, जो सभी नोबेल्स हैं, इस सजेशन को स्ट्रांगली मना करते हैं। डेजियर को समझ आता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी टैलेंटेड कॉमनर के खिलाफ है जो अपनी काबिलियत के बावजूद इग्नोर किए जा रहे हैं। डेजियर डिसाइड करता है कि वो जितने ज्यादा पावर को अवेकिन कर सकेगा करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी कॉमनर के लिए लड़ने का इरादा बनाता है जो अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ रोमांटिका अपने डिप्रेस्ड मोड में रहती है। तभी डोनेटा उसके पास आता है। डोनेटा अल्फा क्लास का एक भड़कीला स्टूडेंट था और एकेडमी की बेस्ट पार्टी ब्लू मून, जो अल्फा क्लास के टॉप स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करने का प्लान कर रहा होता है। वो अपने एरोगेंस के साथ रोमांटिका को इनवाइट करता है क्योंकि उसके स्किल्स काफी एक्सेलेंट हैं और उसका लीनिएज परफेक्ट है। रोमांटिका जानती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो उसे अल्फा क्लास में ले जा सकती है, लेकिन तब डोनेटा उससे कहता है कि इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए उसे उसके साथ डेट पर जाना होगा। लेकिन रोमांटिका इस बात पर पॉइंट करती है कि ये उनकी पहली मुलाकात है। लेकिन डोनेटा एक स्मूथ टॉकर निकला। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये लव एट फर्स्ट साइट था। रोमांटिका को थोड़ा वक्त चाहिए होता है सब कुछ समझने और सोचने के लिए, लेकिन वो जिद्दी डोनेटा उसे एक ऐसा गिफ्ट देता है जो उसे होम टाउन में सिर्फ एक इंसान को दिया जाता है, जिससे वो दिल से प्यार करता है। उसका ये अंदाज देखने के बाद रोमांटिका कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके लिए सबसे बड़ा शॉक तब आता है जब डेजियर अचानक से उसके पीछे आ जाता है। डेजियर समझाता है कि वो भी एक ऑफर लेकर आया है, लेकिन रोमांटिका तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट पर नहीं जाएगी। डेजियर तब बताता है कि उसका मतलब डेट नहीं था, बल्कि वो चाहता है कि रोमांटिका उसकी पार्टी ज्वाइन करे। अब रोमांटिका के लिए ये ऑब्वियस है कि वो स्कूल की बेस्ट पार्टी को ज्वाइन करेगी, लेकिन डेजियर कहता है कि ये उसका फ्यूचर का सबसे बड़ा गलत डिसीजन बन सकता है। रोमांटिका इरिटेट होकर डेजियर से कहती है कि वो वहां से चला जाए। तब डेजियर उसके लिए एक लेटर छोड़ देता है जो वो तभी पढ़े जब आसपास कोई ना हो। रोमांटिका इसका मजाक बनाती है और सोचती है कि उसने कुछ उल्टी सीधी बातें लिख दी होगी, पर डेजियर उससे ये कहता है कि लेटर पढ़ने के बाद उसे तुरंत जला दे क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए है। जब रोमांटिका जल्दी से लेटर पढ़ती है तो उसका स्माइल तुरंत गायब हो जाता है और वो डेजियर पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब तक डेजियर वहां से जा चुका था, जानते हुए कि उसने रोमांटिका के बटन प्रेस कर दिए हैं। बाद में डेजियर एक नीले बालों वाले लड़के से मिलता है जिसका नाम प्रैम है। उसे देखकर डेजियर खुश हो जाता है क्योंकि वो फाइनली उसे ढूंढ लिया था। डेजियर समझाता है कि वो उन वॉरियर में है जो उसके टाइम ट्रेवल के पहले बैटल में शामिल था। प्रैम सबसे तेज और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन में से एक था। प्रैम एक ऐसी टाइमलाइन में सबसे मजबूत था जहां उसने मुश्किल से कोई ट्रेनिंग ली थी। ये सोचकर ही डेजियर हैरान हो जाता है कि अगर इस बार प्रैम को कोई सही ट्रेनिंग मिले तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी रोमांटिका वहां पर पहुंचती है और वो विजिबली अपसेट थी क्योंकि डेजियर उसके बारे में कोई सीक्रेट जानता है, लेकिन डेजियर उससे चुप रहने के लिए कहता है और प्रैम की प्रैक्टिस देखने लगता है। रोमांटिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि प्रैम कितना प्यारा है। उसका मन करता है कि प्रैम उसका पेट बन जाए या कुछ उसी तरह का क्लोज बॉन्ड हो। तभी प्रैम एक ऐसे वेपन को उठाता है जो रोमांटिका और डेजियर दोनों को हैरान करते हैं, जो कि एक ग्रेट स्वॉर्ड थी। दोनों सोचते हैं कि क्या वो सच में इतनी बड़ी तलवार चला पाएगा। प्रैम अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका अपोनेंट जो बीटा क्लास के स्टूडेंट का लीडर है उसे लाइटली लेता है और प्रॉपर बात करने से मना भी कर देता है। प्रैक्टिस फाइट शुरू होती है और मुल्लेट मैन, जो कि प्रैम का अपोनेंट है, तुरंत ही प्रैम की एबिलिटीज से सरप्राइज हो जाता है। रोमांटिका साइलेंटली सोचती है कि प्रैम काफी स्ट्रांग है, लेकिन डेजियर क्लियरली देख पाता है कि प्रैम बस बिना सोचे अपनी तलवार घुमा रहा है।
और वो भी बिना प्रॉपर टेक्निक के। वो आदमी अपने लगातार अटैक के साथ फाइट को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन डेजियर जो प्रैम की काबिलियत को समझता है वो जानता है कि प्रैम अभी काउंटर अटैक करने वाला है। डेजियर देखता है कि प्रैम जल्दी कर रहा है और वो लाल बालों वाला जिसका नाम पेरल है उसका अटैक डॉज करके उसे काउंटर कर लेता है। मैच का विनर पेरल को अनाउंस किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं था। बेचारे प्रैम पर वो और अटैक्स करने लगता है, जबकि रेफरी बस वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। डेजियर तुरंत एक्शन में आता और जोर से पॉइंट आउट करता है कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन पेरल उसे भी धमकाता है। डेजियर फिर बोलता है कि क्या तुम इसीलिए गुस्से में हो क्योंकि प्रैम का अटैक तुम्हें ज्यादा दर्द कर रहा है, या फिर तुम बस इसीलिए जल रहे हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर पेरल के गुस्से का पारा और भी चढ़ जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर डेजियर पर अटैक कर देता है, लेकिन डेजियर ने उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया था और उसे याद दिलाता है कि मैच खत्म हो चुका है। फिर पूछता है कि अब और क्या चाहिए तुम्हें। पेरल गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो डेजियर से कहता है कि तुम्हारा चेहरा याद रहेगा मुझे। बाद में प्रैम डेजियर के जख्म को पैचअप करता है। डेजियर समझाता है कि उसने मैजिक का इस्तेमाल करके तलवार का अटैक ब्लॉक किया था, इसीलिए उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। प्रैम माफी मांगता है, लेकिन डेजियर उसे शांत कराता है और कहता है कि वो खुद अपनी मर्जी से उसे बचाने गया था। प्रैम लाइटली कहता है कि अब तुम्हारी वजह से अल्फा क्लास में मेरा एक एनिमी बन गया है। इस पर डेजियर हमेशा की तरह कैजुअली रिप्लाई करता है कि चिंता मत करो, ये भी ठीक है। इस सब के बीच रोमांटिका अब तक प्रैम की क्यूटनेस को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। डेजियर उसे समझाता और प्रैम उसका शुक्रिया अदा करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो डेजियर का एहसान जरूर चुकाएगा। कुछ देर के बाद डेजियर रोमांटिका को एक प्राइवेट जगह पर लेकर जाता है ताकि वो बिना किसी इंटरप्शन के बात कर सके। डेजियर उसे शांत होने के लिए कहता है और यह एश्योर करता है कि उसने किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो ये भी रिवील करता है कि प्रोफेसर को उसके सीक्रेट के बारे में पहले से पता है। इसी वजह से नोबेल होने के बावजूद और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के साथ उसे बीटा क्लास में डाल दिया गया है। डेजियर सब कुछ साफ साफ कह देता है और रोमांटिका को बताता है कि उसके नसों में एक कॉमनर का खून है। उसके पेरेंट्स ने बस एक नोबेल टाइटल खरीदा था और प्रोफेसर को ये सब बातें पता थी, इसी वजह से वो उसे एक और कॉमनर गार्बेज के रूप में देखते हैं। रोमांटिका इस बात को सुनकर श्योर होती है कि अगर वो डोनेटा के ग्रुप को ज्वाइन करेगी तो वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन डेजियर उसे याद दिलाता है कि डोनेटा ने कॉमनर को पहले बहुत बुरा भला कहा था। वो सजेस्ट करता है कि रोमांटिका उसकी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन रोमांटिका गुस्से में आकर सोचती है कि अगर उसने डेजियर की पार्टी को ज्वाइन नहीं की तो वो उसका सीक्रेट सबको बता देगा। वो डेजियर को बताती है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन डेजियर शांति से रिस्पॉन्ड करता है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी पार्टी ज्वाइन नहीं करोगी तो मैं प्रैम के साथ अपनी पार्टी शुरू कर लूंगा। रोमांटिका की इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाती है जब वो प्रैम के एडोरेबल चेहरे के बारे में सोचती है, लेकिन वो अब भी डिसीजन लेने में स्ट्रगल कर रही थी। उसे लगता है कि डेजियर पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमेशा स्माइल करता रहता है और उसका सीक्रेट जानता है। उसने टेस्ट के दौरान बिना सोचे समझे एक्ट किया था और किसी तरह एक मैजिक नाइट को हरा दिया था। सबसे बड़ी बात, वो इनवर्स स्पेल का यूज करने में कैपेबल है, जबकि वो लोएस्ट सर्कल का है। कुछ देर सोचने के बाद रोमांटिका फाइनली डिसाइड करती है कि वो डेजियर की पार्टी को ही ज्वाइन करेगी, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसका सीक्रेट जान सके। वो अब भी उसकी स्माइल को नफरत करती है, लेकिन दोनों अपने एग्रीमेंट पर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद प्रैम को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के दिए हुए एक अजीब सी तलवार को ध्यान से देखता है। ये तलवार उसके फादर की थी। उसकी माँ समझाती है कि जब तक तलवार चमकती रहेगी इसका मतलब ये है कि उसके फादर हमेशा उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही बेचारा प्रैम उस तलवार को छूता है वो पीसेस में टूट जाती है, लेकिन लकीली बस ये सब उसका एक सपना था। बाद में डेजियर और उसका ग्रुप ब्रिजेट से मिलते हैं ताकि वो ऑफिशियली अपनी पार्टी फॉर्म करने के लिए अप्लाई कर सके।